नमस्कार साथियों, लीगल लॉ में आपका स्वागत है। आज हम लिमिटेशन एक्ट 1963 पढ़ते हैं। 1963 का यह अधिनियम संख्यांक 36 था। 63 को जब अपोजिट करोगे 36 है। 5 अक्टूबर 1963 को राष्ट्रपति महोदय ने इस बिल को अधिनियम के रूप में परिवर्तित किया था अपने हस्ताक्षर करके। किस आर्टिकल में देते हैं आपको याद आ गया होगा। संविधान हमने जब पढ़ाई है 111 में राष्ट्रपति महोदय किसी अधिनियम पर साइन करते हैं, किसी विधेयक पर साइन करते हैं और वो अधिनियम का रूप ले लेता है। तो लिमिटेशन एक्ट 1963 5 अक्टूबर 1963 को राष्ट्रपति के द्वारा साइन किया गया। अधिनियम के अंदर आप 5 भाग पढ़ेंगे या 5 पार्ट पढ़ेंगे। इसमें 32 धाराएं हैं कुल। 32 धाराओं के अलावा एक अनुसूची है। एक अनुसूची के अंदर आप 137 अनुच्छेद देखेंगे जहां पर लिमिटेशन बता रखा है। इनको अनुच्छेद बोला जाता है। संविधान के अलावा दूसरी जगह आप अनुच्छेद शब्द को पढ़ते हो तो इसके पीछे एक शेड्यूल दे रखी है, लिस्ट दे रखी है, जिसमें विभिन्न वादों के लिए लिमिटेशन बता रखा है, कितनी परिसीमा के अंदर वो वाद लेके आपको न्यायालय में आना होगा। ठीक है, तो अनुसूची के अंदर 137 आर्टिकल्स हैं जिनमें अलग अलग चीजों के लिए लिमिटेशन टाइम बता रखा है। जैसे किसी संविदा के लिए कितने समय के अंदर वाद लेके आना पड़ेगा, 3 साल के अंदर लाना पड़ेगा। कब से? जब संविदा की गई है तब से, या संविदा का पालन नहीं किया गया तब से। तो एक फिक्स पीछे हम शेड्यूल पर चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन वहां से बनते हैं, कुछ सेक्शन से बनते हैं। क्यों लिमिटेशन एक्ट को बनाया था? उसका पर्पज था कि वाद और अन्य सभी कार्रवाइयां, यहां 3 चीजों की लिमिटेशन बताएगा। आपको वाद की पढ़नी होगी, आपको अपील की पढ़नी होगी और आपको आवेदन की पढ़नी होगी। तीन अलग अलग कैटेगरी के लिए लिमिटेशंस पढ़ना होगा। तो वाद और अन्य कार्रवाइयों की परिसीमा और उससे जुड़े हुए, तत्संप्रक्त का मतलब होता है उससे जुड़े हुए प्रयोजनों से संबंधित विधि को समेकन, एक जगह पे समेटना। समेकन का मतलब एक जगह पे इकट्ठा करना। तो जहां जहां लिमिटेशन अलग अलग जगह था उनको एक जगह इकट्ठा किया और उनमें संशोधन करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। भाग 1 प्रारंभिक में धारा 1 बताती है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। लिमिटेशन एक्ट 1963 कहा जाएगा इसको। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। ठीक है, और कब से प्रवर्त हुआ था? तो इसके प्रवर्त होने की दिनांक है 1 जनवरी 1964। 1 जनवरी 1964 को यह भारत में लागू हो गया था। ठीक है, 1 जनवरी 1964 को पूरे भारत में लागू हो। उसके बाद किस प्रकार का कानून है? तो लेक्स फोराई कानून है। लेक्स फोरी बोल दो, लेक्स फोराई बोल दो, जैसा भी प्रोनाउंसिएशन करना आप ठीक समझे, बात पहुंचनी चाहिए। एक लीडिंग केस लो यहां चर्चा करते हैं। बालकृष्ण वर्सेज बालकृष्ण का केस था। उसमें कहा गया कि किसी भी इश्यू को अनिश्चित टाइम के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उसको एक लिमिटेशन, एक उम्र में बांधा जाना चाहिए कि आपको इतने समय के अंदर कोर्ट में अप्रोच करना होगा, अन्यथा व्यक्ति अनिश्चित काल के लिए डरता हुआ रहेगा। जैसे एक पुरुष और महिला के बीच में किसी प्रकार के संबंध रहे हो और तो वहां एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि महिला को अगर 1 साल 2 साल ठीक संबंध रहे, बाद में महिला को लगता है कि अब पुरुष मेरे साथ लॉयल नहीं रहा, या कोई भी इशू दोनों के बीच में क्रिएट होते हैं, चाहे फाइनेंशियल हो, मेंटली हो या और किसी प्रकार के, तो महिला को 10 साल बाद लगता है इसको बदनाम करना चाहिए, वो केस लेके आ सकती है। तो इस चीज को रोकने के लिए कि आज अगर को जो एक्शन अराइज होता है या इशू आज अराइज होता है तो आपको उसको लेकर एक लिमिटेशन के अंदर कोर्ट को अप्रोच करना होगा। उसको अनलिमिटेड टाइम के लिए ओपन नहीं छोड़ा जा सकता कि आज मेरी आपके साथ अच्छी बन रही है, कल को आपको लगता है मेरे साथ डिस्प्यूट हो जाता है तो आप कोर्ट में जाके मेरे खिलाफ केस ले आओगे। ऐसा नहीं हो सकता। आज अगर कोई गलती की है मैंने तो आपको 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का टाइम पीरियड दिया जाएगा, उसके अंदर आपको कोर्ट को अप्रोच करना होगा। ये लिमिटेशन प्रोविजन करता है। धारा 2 अर्जीदार। आवेदक कौन होगा, एप्लीकेंट कौन होगा, ये धारा 2 का एक क्लॉज बताता है कि अर्जीदार कौन होना चाहिए। अर्जीदार के लिए बात करें तो अर्जीदार के आवेदक के अंदर, एप्लीकेंट के अंदर अर्जीदार पिटिशनर आना चाहिए।
दूसरा वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से आवेदक आवेदन करने का अपना अधिकार भी उत्पन्न करता है। जैसे मैं व्यक्ति हूं, मैं कोर्ट में नहीं जा सकता, मैं अभी आप प्री का एग्जाम दे रहे हो और प्री का एग्जाम दे रहे हो, मान लो कि मैं आपके कोर्ट में नहीं जा सकता किसी क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन करने, बट मेरी तरफ से मैं किसी को अथोराइज कर दिया कि आप इस क्वेश्चन को मेरी तरफ से इस पर ऑब्जेक्शन करो, तो वह व्यक्ति जिसके माध्यम से आपका एप्लीकेशन करने का राइट अराइज होता है, वह व्यक्ति भी आवेदक के अंदर आएगा। और जिस व्यक्ति की संपदा का प्रतिनिधित्व, किसी के प्रॉपर्टी का रिप्रेजेंटेशन आवेदक द्वारा जो कोर्ट में आता है, उसके द्वारा या तो निष्पादक की हैसियत में या प्रशासक की हैसियत में या अन्य प्रतिनिधि के तौर पे किया जाता है, तो ये तीनों आवेदक के अंतर्गत आएंगे। तो आवेदक में 3 लोग शामिल है, एक पिटिशनर, दूसरा वो जिसके माध्यम से आवेदन करने का अधिकार आपको मिला है, तो जिसके माध्यम से मिला है। जैसे मेरे लिए आप कोर्ट में आवेदन कर रहे हैं तो मैं भी आवेदक में ही आऊंगा, आप तो आएंगे क्योंकि आप अर्जी लगा रहे हो, पर मैं भी आवेदक के अंतर्गत आऊंगा और मेरी कोई प्रॉपर्टी है जिसके लिए आप निष्पादक प्रशासक की हैसियत में कोई आवेदन कर रहे हो, तो आप भी जो रिप्रेजेंटेटिव हो, जिसकी प्रॉपर्टी है उसको भी आवेदक की श्रेणी में माना जाएगा। तो न केवल कोर्ट में जाने वाला व्यक्ति, बाकी जिसके लिए आप कोर्ट में जा रहे हो वो भी आवेदक के रूप में सम्मिलित होता है। आवेदन के अंदर अर्जी भी आती है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, आपको पूछेगा आवेदन में क्या शामिल है, अपील ऑप्शन आएगा, उसके अंदर आपके अंदर वाद आ जाएगा, आपके अर्जी आ जाएगी और अन्य कोई ऑप्शन आ जाएगा। तो वहां देखना कि आवेदन के अंदर पिटीशन भी शामिल है, अर्जी भी शामिल है। विनिमय पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या क्या शामिल है, तो यहां हुंडी और चेक दोनों बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय पत्र के अंतर्गत आता है। फिर डी, बॉन्ड, बंद पत्र का बॉन्ड का क्या मतलब होता है, तो बॉन्ड एक ऐसी लिखत होती है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य को ऐसा धन देने के लिए अपने को इस शर्त पर बाध्यता के अधीन कर लेता है कि कोई कार्य किया जाए या नहीं किया जाए, जैसी भी स्थिति हो वो बाध्यता शून्य हो जाएगी। क्या होता है इसका मतलब, आपको तो सिर्फ हेडिंग पूछेगा कि बॉन्ड कहां है, 2D में है, पर इसका अर्थ समझ लीजिए कि जैसे मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ हूं या कोई मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो एक वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करते हैं और बॉन्ड इस बात का होता है कि मेरा पेपर कहीं भी लीक नहीं किया जाएगा, और अगर लीक किया जाता है तो बदले में हम आपको 50 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, जो भी एक राशि उस बॉन्ड में लिखी हुई है, वो पे करेंगे। तो क्या हुआ बॉन्ड का मतलब, बॉन्ड से एक लिखत है, वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके द्वारा जो व्यक्ति पेपर बना रहा है वो अन्य को धन देने के लिए, उसने कहा कि पेपर लीक हुआ तो मैं 50 लाख दूंगा, बाध्यता के अधीन कर लेता है कि कोई कार्य किया जाए, मतलब पेपर लीक हुआ तो या नहीं किया जाए, जैसी भी स्थिति हो वो बाध्यता शून्य हो जाएगी। वो कहेगा पेपर लीक हुआ तो मैं 50 लाख दे दूंगा, अगर नहीं हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वहां पेपर लीक के लिए मुझे कंपनसेशन पे कर रहे हैं। तो ये बॉन्ड होता है जिसके द्वारा हम किसी को बाध्य कर लेते हैं, किसी को कोई शर्त के अधीन कोई कार्य करने के अधीन। प्रतिवादी कौन होगा, तो वह व्यक्ति जिसके माध्यम से प्रतिवादी वह दायित्व उत्पन्न करता है कि उस पर वाद लाया जा सके। जिस व्यक्ति के माध्यम से वाद लाने का दायित्व उत्पन्न होता है वह व्यक्ति प्रतिवादी में आएगा। और सेकंड पॉइंट कहता है कि जिसकी संपादक के आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो वह व्यक्ति भी प्रतिवादी में आएगा। मतलब जिसकी तरफ से आप कोर्ट में प्रतिवादी बन के खड़े हो, तो जिस व्यक्ति की तरफ से खड़े हो, चाहे तो उसकी प्रॉपर्टी के लिए खड़े हो या उस व्यक्ति के दायित्व आप अपने ऊपर ले रहे हो, दोनों ही स्थिति में वह व्यक्ति भी प्रतिवादी के अंतर्गत आएगा। समझ गए, ई वाला ऑप्शन याद करना पड़ेगा यह परिभाषा, बाकी कोई इसका सॉल्यूशन नहीं। पर अगर कहीं से क्वेश्चन बनता है तो एक बॉन्ड और उसके पहले की जो बी और सी वाली थी, यहां से मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आने की संभावना। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है सुखाचार, ईजमेंट क्या होगा। ईजमेंट क्या होता है कि संविदा से उद्भूत न होने वाला कोई ऐसा अधिकार, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो अधिकार मिले हो उसके अलावा। जैसे मैंने कोई किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मुझे कोई राइट मिला, उसको तो छोड़ दो। तो संविदा से उद्भूत न होने वाला ऐसा अधिकार जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य की मृदा
जमीन से जुड़े हुए किसी भाग से या उसकी भूमि से उगी हुई या उससे जुड़ी हुई या उस पर कोई अस्तित्व रखने वाली किसी चीज को हटाने और अपने लाभ के लिए विनियोजित करने का हकदार होता है, उसको ईजमेंट बोला जाता है। जैसे मेरी प्रॉपर्टी से अटैच किसी की प्रॉपर्टी है, उसके पेड़ से जो मुझे छाया मिल रही है वो मेरा ईजमेंट है, सुखाचार है। तो किसी अन्य की प्रॉपर्टी से हम कोई किसी प्रकार का सुख प्राप्त कर रहे हैं, वो सुख संविदा से उद्भूत नहीं होने वाला हो, बाकी आप प्रॉपर्टी के जुड़े होने के कारण या उस पर अस्तित्वमान किसी चीज से, जैसे पेड़ है, पेड़ के फल आपकी तरफ गिर गए, आप उसको खा रहे हो, यूज ले रहे हो, तो वो अधिकार ईजमेंट होता है। पर ईजमेंट के लिए आपको सेक्शन 25 देखना पड़ता है कि कोई विरोध नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से किया हो, लंबे समय तक किया हो, तब ये अधिकार अराइज होता है। तो ईजमेंट को 2F में या 2C में परिभाषित कर रखा है सुखाचार को। उसके बाद विदेश छोड़ देना, सद्भाव, कोई बात जो आपने सतर्कता और ध्यान से नहीं की है, यह माना जाएगा कि आपने सद्भावना पूर्वक नहीं की है। तो जो बात आपने सतर्कता और ध्यान से की है वो सद्भाव पूर्वक की है, ये मान के चलो। नेगेटिव सेंस में दे रखा है, पॉजिटिव में ले लिया। वादी, तो वादी एक तो कोर्ट के अंतर्गत वाद लेके आता है, एक जिस व्यक्ति की वजह से आपके पास वाद लाने का अधिकार अराइज हुआ, जैसे मेरे पिताजी के कोई अधिकारों का हनन हुआ, उनकी तरफ से मैं केस लेके गया रिप्रेजेंटेटिव के हैसियत में, तो मेरे पिताजी भी वादी होंगे। और अगर पिताजी की कोई प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में केस लेके गया, तो जिनकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मैंने प्रतिनिधि बन के मैं केस लेके गया, तो मेरे पिताजी भी जिसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी, तो उसके लिए मैं क्या होऊंगा, वादी होऊंगा। ठीक, वादी वाला, प्रतिवादी वाला और आवेदक का बी, सेकंड और थर्ड तीनों ऑप्शन एक जैसे हैं, सिर्फ प्रतिवादी में विरुद्ध शब्द आ जाएगा, यहां उसकी ओर से आएगा। समझ गए? लिमिटेशन एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिटेशन क्या होती है? तो परिसीमा काल और विहित काल, दो परिभाषा दिए, एक तो लिमिटेशन पीरियड की है, दूसरी प्रेस्क्राइब पीरियड की। लिमिटेशन पीरियड वो होगा जो इसके पीछे शेड्यूल में बता रखा है, 137 अनुच्छेद में जो जो टाइम पीरियड बता रखा है वो होगा लिमिटेशन काल। तो लिमिटेशन काल या लिमिटेशन पीरियड वह टाइम है जो किसी वाद, अपील और आवेदन के लिए पीछे अनुसूची में 137 अनुच्छेद है उनमें बता रखा है, वो तो होगा परिसीमा काल। और विहित काल क्या होगा कि इस एक्ट के प्रोविजनों के अनुसार, इस एक्ट के प्रोविजनों के अनुसार जो कैलकुलेटेड टाइम होता है, जिस टाइम को इस एक्ट के प्रोविजन हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सा टाइम निकाल देना है, कौन सा टाइम एग्जेम्पशन करना है, कौन सा इंक्लूड करना है। तो इस एक्ट के सारे प्रोविजनों के अनुसार जो कैलकुलेटेड टाइम होता है उसको प्रेस्क्राइब पीरियड बोला जाता है। जैसे कोई दिन आ गया जब कोई व्यक्ति असमर्थ था, तो उस असमर्थता, विधिक निर्योग्यता के कारण अगर कोई व्यक्ति केस नहीं ला सका क्योंकि वो माइनर था या उसका वो पागलपन आ गया था उसके अंदर, उन कारण वो केस नहीं ला सका, तो वो टाइम पीरियड निकाल दिया जाता है। तो हम इस अधिनियम के धारा 4 से लेकर 24 तक के प्रोविजनों के अनुसार जो कैलकुलेटेड टाइम होगा उसको प्रेस्क्राइब पीरियड बोला जाता है। तो ये परिभाषा कहां दे रखी है? 2J में दे रखी है। किसकी? लिमिटेशन पीरियड और प्रेस्क्राइब पीरियड की। वचन पत्र, प्रोमिजनरी नोट, क्या होता है प्रोमिजनरी नोट? 2K में बता रखा है कि कोई ऐसी लिखत जिसके द्वारा उस लिखत को लिखने वाला, उसका रचयिता किसी अन्य को कोई धन देने के लिए, धन की कोई विनिर्दिष्ट राशि परिसीमित समय पर, मांग पर या दर्शन पर देने के लिए वचनबद्ध होता है। प्रोमिजरी नोट के अंदर कोई व्यक्ति लिख देता है कि ये प्रोमिजरी नोट में जो राशि लिखी हुई है वो आप मुझे, या तो इसमें समय लिखा हुआ, उसकी समाप्ति पे जो भी व्यक्ति उसको निष्पादित करता है तो वो व्यक्ति उतना पैसा देने के लिए बाध्य होता है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि मैं आपको 10,000 रुपए का प्रोमिजरी नोट देता हूं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मेरे से 10,000 रुपए ले लेना, मैंने लिख के दे दिया। तो मैंने वो प्रोविजनरी नोट आपको दे दिया, तो आप या तो उसमें टाइम पीरियड दिया है कि इस तारीख को आप ले लेना, या जब भी आप वो मुझे मांग करोगे कि ये प्रोविजनरी नोट लो और हमें 10,000 रुपए दो, या मुझे प्रोविजनरी नोट के दर्शन कराओगे, मतलब उसको दिखाओगे कि सर ये नोट है, आपने निष्पादित किया था और आप ये लो और हमें 10,000 रुपए दो। तो या तो टाइम पीरियड उसमें मेंशन है उस पर, या डिमांड किए जाने पर, या वो दिखाने पर, प्रोमिजरी नोट दिखाने पर कोई व्यक्ति अगर कोई धन की राशि
देने के लिए वचनबद्ध होता है तो उसको प्रोमिजरी नोट कहते हैं। जैसे मैं वचनबद्ध हूं कोई चीज के लिए कि आपको ऐसा ऐसा करने के लिए, तो मेरी तरफ से प्रोमिस करने वाला एक नोट है। जैसे हम किसी के साथ वादा करते हैं तो वो लिख कर दे देते हैं वादा, तो वो प्रोमिजरी नोट हो जाता है। समझ गए? उसके बाद बात करते हैं वाद। ये परिभाषा सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि वाद के अंतर्गत क्या नहीं आता। तो वाद में कभी भी अपील और आवेदन नहीं आएगी, वाद से अलग होंगे अपील और आवेदन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हजारों बार इसको पूछा गया है कि वाद में क्या सम्मिलित नहीं है। तो अर्जी वाद के अंदर आ सकती है, अपील आवेदन नहीं आएगा, ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद अपकृत्य को परिभाषित किया, हेडिंग देख लेना कि जो संविदा भंग और न्यास भंग नहीं हो वो सारी चीजें। ऐसे सिविल दोष जो केवल संविदा भंग या न्यास भंग नहीं हो अपकृत्य होगा। न्यासी कोई काम का नहीं है, बस देख लेना कि टू एंड में तृप्ति को बता रखा है। अब देखते हैं शॉर्ट में सेक्शन 3 क्या बताता है कि परिसीमा द्वारा वर्जन या वाद कब संस्थित किया माना जाता है। तो बाकी सब चीजें तो जब हमने वाद पत्र कोर्ट के ऑफिसर को प्रेजेंट कर दिया उस दिन वाद संस्थित है, कोई दिक्कत नहीं है। अकिंचन पे के तौर पर वाद लाने के लिए जिस दिन आपने आवेदन किया था उस आवेदन के दिन से ही वाद संस्थित मान लिया जाता है, क्योंकि यहां बात करेगा कि विहित काल के पश्चात आपने कोई केस इंस्टीट्यूट किया है या कोई अपील की है या आवेदन किया है तो खारिज कर दिया जाएगा, भले ही आपने वो चीज प्रतिरक्षा के तौर पे नहीं उठाई। कोर्ट की यह बाध्यता है कि कोर्ट लिमिटेशन चेक करेगा किसी भी वाद में। तो धारा 4 से 24 के प्रोविजनों को ध्यान में रखते हुए धारा कोई भी केस है जो कोई भी शूट है, अपील है या एप्लीकेशन है, वो प्रेस्क्राइब पीरियड के बाद अगर इंस्टीट्यूट करते हो तो कोर्ट में बैठा हुआ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जज ये देखेगा कि क्या इस वाद की लिमिटेशन बच रही है, कि ये कोर्ट की बाध्यता है। आपने भले ही वो प्रतिरक्षा में नहीं उतारी हो कि सामने वाला जो केस लाया वो लिमिटेशन से बार्ड है, ये नहीं लेके आ सकता, आपने नहीं उतारी, कोर्ट की ये बाध्यता है कि वो चेक करेगा कि क्या लिमिटेशन है या नहीं। तो ये कह रहा केस कब संस्थित होगा, ये उपधारा 2 बता रही है कि जब आपने वाद पत्र कोर्ट के सामने पेश कर दिया, केस संस्थित है। आप अकिंचन के दशा में वाद ला रहे हो ऑर्डर 33 में सीपीसी में, तो जिस दिन आपने एप्लीकेशन की कि मैं गरीब हूं मेरी न्यायालय फीस माफ करो, उस दिन आपका केस संस्थित हो गया। कंपनी की दशा में, जब कंपनी के विरुद्ध दावे की दशा में जिस न्यायालय द्वारा परिसीमापन किया जा रहा है तो उस दावेदार के दावे का परिधान शासकीय समापक को पहली बार कर दिया जाता है। कोई कंपनी जब दिवालिया की जाती है, समाप्त की जाती है, तो उसके लिए समापक की स्थापना की जाती है, समापक को नियुक्त किया जाता है। तो जब आपने उस समापक के समक्ष उस कंपनी के संबंध में कोई भी दावा कर दिया उस दिन आपका वाद संस्थित किया जाता है। मुजरे की दशा में, तो जिस दिन केस संस्थित किया गया था, मुजरे की दशा में उस तारीख को जिसको वह वाद संस्थित किया गया था जिसमें आप मुजरा कर रहे हैं, तो मुजरे का अभिकथन किया उस दिन से नहीं, जिस दिन आपने केस संस्थित किया था उसी दिन, जिस केस में आप मुजरा कर रहे हो, सेट ऑफ कर रहे हो, तो जिस दिन वो वाद संस्थित किया गया था उसी दिन से आपका यह माना जाता है कि वाद संस्थित हुआ। पर प्रति दावा डिफरेंट बात करता है, ये बिल्कुल अलग, कि आप किसी केस में प्रति दावा कर रहे हैं तो जिस दिन आपने न्यायालय में प्रति दावा किया उस दिन आपका लिमिटेशन काउंट होगा, कि जिस दिन आपने कोर्ट के सामने प्रति दावा का मतलब होता है क्रॉस शूट, तो आप क्रॉस शूट लेके आए उस तारीख से आपका लिमिटेशन वो वाद संस्थित किया गया माना जाएगा। प्रति दावा को एक डिफरेंट शूट माना जाता है और उसी दिन से काउंट करते हैं जिस दिन से आपने कोर्ट के सामने प्रति दावा किया। तो ये देख लेना, ये चेंज है। बाकी सभी में जिस दिन आप करते हो उस दिन, पर प्रति दावे की दशा में तो जिस दिन प्रति दावा किया गया उस दिन से केस संस्थित मानते हैं, जबकि मुजरा की दशा में जब वो केस एक्चुअल में संस्थित किया गया था उस दिन से लिमिटेशन काउंट होता है। बाकी कोई काम की चीज नहीं है। 4 कि विहित काल का अवसान ऐसे दिन होता है कि मान लो आपको किसी केस को आवेदन करने के लिए 30 दिन दिए थे और आप 30वें दिन कोर्ट पहुंचते हो, 30वें दिन, और आप देखते हो कि उस दिन तो संडे है, तो फिर केस कब संस्थित करोगे? तो उसके बाद जब अगले दिन जब न्यायालय फिर से खुलेगा, इंग्लिश में आएगा रीओपन, तो जिस दिन न्यायालय फिर खुले, जिस दिन आप गए अंतिम दिन उस दिन छुट्टी थी, तो अगले दिन जब न्यायालय खुलेगा उस दिन आप वाद संस्थित कर सकते हो। तो विहित काल का अवसान उस दिन होता है जिस दिन न्यायालय बंद था, तो जब वापस खुले उस दिन आप आवेदन कर दो। सेक्शन 5 के संबंध में
बात करता हूं कि कोई अपील और आवेदन पर ही लागू होता है, आवेदन में ऑर्डर 21 का डिक्री के एग्जीक्यूशन का आवेदन नहीं होना चाहिए। तो धारा 5 अपील और आवेदन के लिए ही लागू होती है। पहली तो दो बातें याद रख लो, आवेदन में ऑर्डर 21 का आवेदन नहीं होना चाहिए। दूसरा कि क्या कहता है धारा 5 कि कुछ ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिसमें अपील और आवेदन करने का लिमिटेशन को विशेष रीजन देखते हुए आप कोर्ट के सामने कहते हो कि मैं इस कारण से कोर्ट के सामने अपील लिमिटेशन पीरियड के अंदर नहीं ला सका, तो कोर्ट पर्याप्त कारण होने से आपका लिमिटेशन टाइम को एक्सटेंड कर सकता है, ये धारा 5 कहती है। तो अपील और आवेदन के लिए विहित काल के पश्चात भी ग्रांट किया जा सकेगा यदि आप कोर्ट का यह समाधान कर देते हो कि ऐसे टाइम पीरियड के अंदर अपील या आवेदन करने के लिए आपके पास पर्याप्त हेतु था। और यहां बता रखा है कि अगर कोई आदेश पद्धति या निर्णय के कारण, हाईकोर्ट का कोई आदेश पद्धति निर्णय थी, उसके कारण अगर कोई व्यक्ति जो अपीलार्थी आवेदक था वो बुलावे में पड़ गया था, तो ये पर्याप्त कारण हो सकेगा कि कोर्ट का कोई ऐसा जजमेंट था जिसके कारण आप भ्रमित हो गए और आपको लगा कि अभी हमारे पास लिमिटेशन है और इस वजह से आपने आवेदन नहीं किया और आप विहित काल के बाद न्यायालय के पास आते हो, तो न्यायालय आपको एक्स्ट्रा टाइम दे सकता है। पर अगर वाद की स्थिति हो तो वाद के मामले में क्या विहित काल का समापन के पश्चात भी क्या आप वाद लेके आ सकते हो, क्योंकि यहां अपील और आवेदन के लिए बात कर रहा है। और वाद के लिए आप देखोगे तो ऑर्डर 6 रूल 5 में आप देखोगे वहां दे रखा है कि विहित काल के अवसान के पश्चात भी अगर आपके पास पर्याप्त हेतुक है तो आप वाद लेकर आ सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर 6 रूल 5 है क्या? नहीं, ऑर्डर, हाँ ऑर्डर 6 रूल 5 भी होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो देख लेना एक बार ऑर्डर 6 रूल 5 है या ऑर्डर 7 रूल 5 है। 6-5 ही होगा। 6 विधिक निर्योग्यता, 3 प्रकार की विधिक निर्योग्यता है। एक तो अप्राप्त वे, ठीक है, अप्राप्त वे के अंतर्गत गर्भस्थ अपत्य भी आता है, जो पेट में बच्चा पल जाता है उसको भी अप्राप्त वे ही माना जाता है। तो गर्भस्थ अपत्य भी अप्राप्त वे के अंदर आता है। 3 विधिक नियोग्यता मानी गई है। जेएलओ 2019 के इंटरव्यू में मेरे से पूछा था कौन कौन सी लीगल डिसेबिलिटी होती है किसी व्यक्ति के अंदर, और तो यहां पहली क्या है, माइनर होती है। दूसरा पागल, अप्राप्त वे मतलब जिसने 18 वर्ष की उम्र प्राप्त नहीं करी है, और गर्भ में पलने वाला बच्चा भी अप्राप्त वे के अंतर्गत आता है। यह स्पष्टीकरण में नीचे लिखा हुआ, अप्राप्त वे में गर्भस्थ अपत्य भी आता है, तो माइनर हो जाएगा। दूसरा पागल, पागल को इंसेन बोलते हैं। तीसरा जड़, जिसमें बुद्धि बिल्कुल ही नहीं होती। पागल तो पागल हो जाता है, और जड़ होता है जो किसी प्रकार की समझ नहीं पाता, जिसका आईक्यू लेवल 0 होता है, उसको जड़ बोला जाता है। तो अप्राप्त वे, माइनर, इंसेन और तीसरा इडियट, 3 प्रकार की विधिक निर्योग्यता है। तो ये विधिक निर्योग्यता के कारण आप केस संस्थित नहीं कर सकते। सेक्शन 6 को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन 6 से अराइज होता है। ये है कि जैसे सबसे पहले तो जब आपका केस संस्थित करने का समय आया, लिमिटेशन काउंट चलना शुरू हुआ, उस दिन आपके पास तीनों निर्योग्यता थी, तो जब तक ये समाप्त नहीं हो जाती जब तक आपका टाइम रुका रहेगा। पर जैसे आपका ये टाइम समाप्त हुआ और आपकी ये सारी विधिक नियोग्यता समाप्त हुई, उसके बाद आपकी पहले तो ये है कि आपकी वो जीवन भरी चलती रही और आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपके रिप्रेजेंटेटिव को उतना ही टाइम मिलता है जितना लिमिटेशन बच रहा था। और एक बार आपका टाइम चलना शुरू हो गया तो वो बाद वाली किसी प्रकार की निर्योग्यता से प्रभावित नहीं होता। ये 6 के अंदर कुछ चीजें हैं। 1 मिनट रुकना। हाँ, धारा 6 पे चर्चा कर रहे थे, तो मैं चलो आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसको। तो कोई व्यक्ति अगर जड़, पागल या अप्राप्त वे है तो वो निर्योग्यता के अंत होने के बाद उतने टाइम पीरियड के अंदर केस वाद संस्थित कर सकता, आवेदन कर सकता है। तो यहां 2 चीजों पे धारा 6 लागू होती है, एक तो वाद पर और दूसरा आवेदन पर लागू होती है। ठीक है,
तो ऐसा व्यक्ति, उपधारा 2 क्या बता रही है कि ऐसा व्यक्ति उस समय जब से विहित काल की गणना की जाती थी, अगर दो निर्योग्यता से एक साथ ग्रस्त था, तो जब तक कि दोनों निर्योग्यता का अंत नहीं हो जाता तब तक उसका वाद और आवेदन करने का लिमिटेशन रुका रहेगा, और उसको निर्योग्यता के अंत होने के बाद उतना ही टाइम मिलेगा जितना टाइम उसके पास पीछे के अनुसूची में दे रखा था। यहां दे रखा है कि कोई व्यक्ति की नियोग्यता जीवन भर बनी रहती है, मृत्यु के पश्चात भी बनी रहती है, तो उतने काल के इतर वाद संस्थित या आवेदन कर सकेगा जितना उसे अन्यथा ऐसे विनिर्दिष्ट समय से अनुज्ञात होता। ठीक है। फोर्थ, कि वो मर गया तो उसके विधिक प्रतिनिधि को उसकी मृत्यु की तारीख से ऐसे किसी निर्योग्यता से ग्रस्त है तो उनको 1-2 के नियम लागू हो जाएंगे। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि नियोग्यता अंत होगी, उसके बाद आपको उतना ही टाइम मिलेगा जितना वह व्यक्ति के पास होता। वह व्यक्ति मर गया तो उसके विधिक प्रतिनिधि को भी उतना ही टाइम मिलेगा। वह भी अगर जड़ पागल है तो सेम रूल्स लागू होंगे जैसे ऊपर वाले हो रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब है सेक्शन 6 को एक बार पढ़ लेना। 7 कह रहा है कि कहीं व्यक्तियों को एक साथ अगर सेक्शन 6 वाली विधिक निर्योग्यता लीगल डिसेबिलिटी थी तो जब तक सबकी लीगल डिसेबिलिटी ठीक नहीं हो जाती जब तक वाद संस्थित नहीं कर सकते, या उनमें से किसी की ठीक हो जाती है और एक व्यक्ति की ठीक नहीं होती और बाकी उसकी तरफ से वाद आगे चला सकते हैं, तो वहां पर ये प्रोविजंस लागू नहीं होती। ये सेक्शन 7 कहता है। ठीक है, ज्यादा काम की चीज नहीं, कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से यहां से नहीं बनता। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है निम्न में से कौन सा कथन सही है या गलत है, तब सेक्शन 7 से कोई क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि 6-7 के फिर कथनों को मिक्स करके बनाएंगे वो। एक बार रीड कर लेना, क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है 7 से, 6 से बनेगा। कितनी निर्योग्यता है, हेडिंग बन सकती है, निर्योग्यता के प्रकार बन सकते हैं, और कौन सा कथन सत्य असत्य वो बन सकता है, बाकी नहीं बनेगा। यहां बात कर रखता है कि कोई परिवार के संबंध में अगर कोई एक व्यक्ति है, यहां पर हिंदू परिवार में क्या होता है, हमारे यहां कर्ता वाला होता है जो पूरे परिवार की तरफ से परिवार की जिम्मेदारी उठाता है। तो अगर कोई व्यक्ति पूरे परिवार की, अविभक्त परिवार की, कुटुंब की संपत्ति का मैनेजमेंट कर रहा है तो वो उस पूरे परिवार की तरफ से वाद में उन्मोचन कर सकता है। वो बाकी अगर परिवार के 1-2 व्यक्ति विधिक निर्योग्यता है तो उनकी तरफ से वो केस चला सकता है, वाद लेके आ सकता है। ये स्पष्टीकरण 2 में लिख रखा है, क्योंकि ये अंदर बात करेगा कि जब अगर सभी व्यक्ति या कोई 5 जने वाद ला सकते थे, उनमें एक व्यक्ति निर्योग्यता के अधीन है तो वाद नहीं ला सकते, पर उसके तरफ से अगर दूसरे व्यक्ति वाद ला सकता है उसकी बिना परमिशन के या उसकी सहमति के बिना भी, अगर उसको वाद को चला सकता है, आगे लेके आ सकता है। जैसे हिंदू अविभक्त कुटुंब में होता है तो उस अवस्था में वो व्यक्ति निर्योग्यता के होते हुए भी वाद लेके आएगा। तो यहां पर स्पष्टीकरण सेकंड उसको रिप्रेजेंट कर रहा था, इसलिए मैंने ये बात समझाई आपको। 8 कह रहा है कि धारा 6 और 7 की विधिक निर्योग्यता है वो 3 चीजों को लागू नहीं होगी। यहां से क्वेश्चन बनता है धारा 8 से। एक तो सुपा अधिकारों को परिवर्तित कराने के। सुपा अधिकार क्या होता है कि हक सुपा का अधिकार होता है कि किसी भाई की प्रॉपर्टी बिक रही है तो सबसे पहले उसके भाई का अधिकार है कि वो प्रॉपर्टी खरीदे। अगर 2 व्यक्ति हैं, जैसे मेरी प्रॉपर्टी बिक रही है, आपने भी 10 लाख रुपए लगाए, मेरे भाई ने भी 10 लाख लगाए, तो मेरे भाई को वो प्रॉपर्टी मिलेगी क्योंकि उसका हक पहले है। जो हक सुपा अधिकार होता है कमजोर प्रकृति का अधिकार है, 1 साल शायद इसकी लिमिटेशन होती है, भी पीछे देखेंगे। तो 6 और 7 की जो बात है वो हक सुपा अधिकारों को परिवर्तित कराने पर लागू नहीं होगी। दूसरी कहां पर लागू नहीं होगी कि परिसीमा काल समाप्त होने के बाद न ही किसी वाद या आवेदन के लिए लिमिटेशन पीरियड ऐसी निर्योग्यता के अंत होने के बाद या ऐसे ग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु के बाद 3 साल से अधिक विस्तारित करने वाला नहीं समझा जाएगा। इसको समझाता हूं, इसको समझना। देखो कि जैसे मुझे आज ए व्यक्ति हूं मुझे आज के दिन वाद संस्थित करना था, और आज मेरे पास उसके लिए टाइम पीरियड था 12 साल का। लिमिटेशन कितना था? 12 साल का था। मुझे वाद संस्थित करना था, मैं निर्योग्यता से ग्रस्त रहा और मैंने 3 साल 4 साल निर्योग्यता से ग्रस्त रहा। मुझे टाइम पीरियड एक्स्ट्रा मिलेगा। कितना मिलेगा? कि मुझे 9 मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, ले लेंगे।
पर यह कहता है कि कहीं ऐसा टाइम है कि जैसे 12 साल हो गए, 12 साल का पीरियड तक मैं निर्योग्यता से ग्रस्त रहा, अब मुझे ठीक होने पे वापस 12 साल मिलने थे क्योंकि मेरी निर्योग्यता ठीक होगी और मुझे 12 साल तक मैं निर्योग्य रहा, लिमिटेशन 12 साल थी, तो अब मुझे ठीक होने के बाद 12 साल मिलने चाहिए। पर यह कहता है कि अगर कोई निर्योग्यता का अंत हो जाता है और आपने वो 12 साल निर्योग्यता में जो लिमिटेशन था वो गुजर गया, तो आपकी निर्योग्यता से अंत होने के बाद आपको बाकी 12 साल नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम 3 साल ही मिल सकते हैं। तो मिनिमम का तो कोई इश्यू नहीं है, पर अगर लिमिटेशन काल बहुत बच रहा है आपकी निर्योग्यता के अंत होने के बाद 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, 30 साल, तो आपको केवल और केवल निर्योग्यता के अंत होने से मैक्सिमम 3 साल ही मिलेंगे। तो किसी प्रकार की विधिक निर्योग्यता सेक्शन 6 और 7 में थी, वहां आपकी ऐसी विधिक निर्योग्यता अंत होती है तो लिमिटेशन एक्ट कितना मिलना चाहिए टाइम पीरियड, तो आपका अगर रिमेनिंग पीरियड 8-9 साल बच रहा है तो वो तो दे देंगे। जैसे मान लो आपको 12 साल बच रहे थे, 3 साल तक आपने केस संस्थित नहीं किया और आप निर्योग्यता से ग्रस्त हो गए बाद में 9 साल के लिए, तो आपको 9 साल नहीं मिलेंगे कि आपका 12 साल में से 9 साल बच रहा था और आप निर्योग्यता में रहे इसलिए 9 साल दे दे। ये कह रहा है कि आपकी विधिक निर्योग्यता जैसे ही अंत होगी आपको पूरे 9 साल नहीं देंगे, आपको केवल या तो रिमेनिंग पीरियड 3 साल से ज्यादा है तो उतना दे देंगे, और अगर पूरा 9 साल ही निकल गया तो आपको मैक्सिमम 3 साल ही देंगे। ज्यादा मत याद रखना, इतना सा याद रख लो कि लिमिटेशन एक्ट निर्योग्यता के अंत से मैक्सिमम 3 साल ही विस्तारित हो सकता है, अन्यथा उससे ज्यादा नहीं होगा। धारा 9, समय का निरंतर चलते रहना, कि एक बार कोई विधिक निर्योग्यता थी उसकी समाप्ति होगी और आपको केस संस्थित करने के लिए 5 दिन भी मिल गए, 2 दिन भी मिल गया, 1 दिन भी मिल गया और आपने केस संस्थित नहीं किया, टाइम पीरियड चलना शुरू हो गया, तो बाद में भले आप निर्योग्य हो जाओ 5 दिन बाद, उससे लिमिटेशन रुकेगा नहीं कि भाई आप पागल थे, आप ठीक हो गए थे, आपको ठीक होने के बाद आपको टाइम केस संस्थित करने के लिए टाइम पीरियड मिला, फिर भी आपने उस निर्योग्यता के अंत होने के उसके बाद उस टाइम को यूज नहीं किया और बाद में फिर आ जाते हो कि साहब मैं तो 10 दिन ही ठीक रहा, वापस बीमार हो गया ही। नहीं, एक बार निर्योग्यता समाप्त हो गई थी और आपका लिमिटेशन टाइम चलना प्रारंभ हो गया था, तो बाद में किसी प्रकार की पाश्चिक निर्योग्यता अयोग्यता के कारण वो टाइम नहीं रुकेगा। तो एक बार टाइम पीरियड चलना शुरू हो गया, बाद में नहीं रुकता, केवल एक अवस्था में रुकता है, वो परंतुक में, कि आप के लेनदार की संपदा, लेनदार की जिससे आपने कर्ज लिया है उसकी संपदा का एडमिनिस्ट्रेशन पेपर आपके पास है, एडमिनिस्ट्रेशन लेटर, कि जैसे मैंने आपसे कर्ज लिया, आप क्या हो गए, लेनदार हो गए, आपसे कर्ज लिया तो बदले में आपने कहा कि मेरे वहां एक प्रॉपर्टी पड़ी उसकी देख रेख तू करेगा, तो अगर उसके मेरे पास आप लेनदार हैं, आपकी प्रॉपर्टी का प्रशासन पत्र आपने मुझे दे दिया, मतलब मैं आपका रिन्यू और आपने मुझे आपकी प्रॉपर्टी का प्रशासन पत्र अनुदत्त कर दिया, पकड़ा दिया, तो उस अवस्था में जब तक मैं उस प्रॉपर्टी की देखरेख कर रहा हूं तब तक आप मेरे खिलाफ ऋण वसूलने का लिमिटेशन काल रुका रहेगा, प्रारंभ नहीं होएगा, सस्पेंड रहेगा जब तक कि वो उसकी प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूं। ये एक अपवाद है, इस अपवाद को नहीं पूछा जाता, आपसे सेक्शन 9 की सीधी सीधी हेडिंग पूछेंगे। सेक्शन 10 कि न्यासी और उनके विरुद्ध, न्यासी या उनके विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध वाद की स्थिति में क्या होगा। तो न्यासी है और उसके विधिक प्रतिनिधि है, उनके विरुद्ध वाद में किस लिए वाद लाते हैं, कोई प्रॉपर्टी न्यास का भंग है या न्यास के संबंध में किसी भी डॉक्यूमेंट वगैरह का लेखा का पीछे करने के लिए कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, अनलिमिटेड टाइम के लिए आप वाद लेके आ सकते हो जब भी आपको इस संबंध में पता लगता है। पर अगर आपने प्रॉपर्टी किसी को मूल्यवान पैसा लेकर प्रतिफल के बदले में ट्रांसफर की थी, समनुदेशित की थी, तो वहां लिमिटेशन बता रखा है, पीछे आप लिमिटेशन पढ़ोगे। तो अगर प्रॉपर्टी आपने बिना किसी प्रतिफल के किसी को समनुदेशी को या ट्रांसफर की थी, उसके संबंध में या तो उसकी प्रॉपर्टी के संबंध में किसी प्रकार का वाद लाना है या उसके रिकॉर्ड्स का पीछा करने के प्रयोजन से कोई केस संस्थित करना चाहते हो, कोई भी वाद लेके आना चाहते हो, तो उसके लिए कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। पर आपने मूल्यवान प्रतिफलार्थ समनुदेशी के लिए किया है, आपने पैसे के बदले में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी, तो वहां केस लाने के लिए लिमिटेशन टाइम पीरियड फिक्स कर रखा है। इसका रीजन ये है कि वो प्राइवेट
ट्रांजेक्शन है, आपने पैसों के बदले ट्रस्ट को ट्रांसफर किया, वो प्राइवेट ट्रांजेक्शन है, उसके लिए टाइम पीरियड है। और ट्रस्ट पब्लिक वेलफेयर के लिए बने हैं, तो वहां आप बिना पैसों के वो ट्रस्ट ट्रांसफर करने होते हैं, तो वहां कोई टाइम पीरियड नहीं है, क्योंकि जनता से के हित से जुड़ा हुआ मामला है। अभी हम शॉर्ट में देख रहे हैं, 10 की हेडिंग सफिशिएंट है, मेरे हिसाब से ज्यादा जरूरी नहीं है। सेक्शन 11, जिन राज्य क्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार है उनके बाहर की गई संविधाओं के आधार पर वाद। तो अगर कोई एक्ट है, जैसे मान लो कोई संविदा है आपने विदेश में की थी और उसके आधार पर आप भारत में वाद लेके आ रहे हो, तो वहां पर भारत का ही लिमिटेशन एक्ट लागू होगा। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत परिसीमा विषयक नियमों के अध्ययन केस संस्थित किया जाएगा, भले ही वो विदेश में की गई संविदा के आधार पे हो। पर वो केस संस्थित करेंगे तो आप दो चीजें प्रतिरक्षा में उठा सकते हो। क्या क्या प्रतिरक्षा में उठा सकते हो? कि पहली बात तो कि जहां हमने संविदा की थी वहां के संविदा कॉन्टेक्स्ट के जो रूल थे उनके अनुसार ये संविदा निर्वापित होगी, लैप्स हो गई, समाप्त हो गई। और वहां लिमिटेशन टाइम के दौरान हम वहां रह रहे थे जहां हमने ये संविदा की थी, और ये केफ उस देश में ला सकता था, ये केफ लेकर नहीं आया। और इसने भारत, वहां तो इसके लिए लिमिटेशन काल 90 दिन ही था, पर भारत में 1 साल है, तो इसने भारत के लिमिटेशन काल का फायदा उठाने के लिए भारत में केफ संस्थित किया है। जबकि उस समय हम दोनों वहीं रहते थे, ये उस विदेश में जहां हमने संविदा की वहां केफ संस्थित कर सकता था। तो ये दो प्रतिरक्षा कर सकते हो कि जिस देश के में हमने संविदा की वहां के अनुसार वो संविदा लैप्स हो गई, और वहां के जो लिमिटेशन पीरियड था उस दौरान हम दोनों वहीं रहते थे, ये वहां केफ लेके आ सकता था। ये दो प्रतिरक्षा आप कर सकते हो। अन्यथा विदेश में की गई संविदा के लिए भी भारत के लिमिटेशन एक्ट के रूल्स लागू होंगे। ये सेक्शन 11 बताता है। सेक्शन 12 कहता है विधिक कार्यवाहियों में लगे समय का अपवर्जन। तो कोई निर्णय डिग्री प्राप्त करने में जितना समय लगता है वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाता है। जैसे आज जजमेंट आया, तो जजमेंट आने के बाद आप अपील में जाओगे, तो अपील में जजमेंट आने के बाद जब तक आपको उसकी जजमेंट की कॉपी प्राप्त नहीं हो जाती, आज जजमेंट आया और आपने कल ही आवेदन कर दिया, जजमेंट की कॉपी के लिए आवेदन करना होता है, तो आवेदन करने से जब तक आपको जजमेंट की कॉपी मिली उतना टाइम आपकी अपील का जो 30 दिन का टाइम पीरियड लिमिटेशन पीरियड है उससे कम कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। पर आपने आवेदन नहीं किया तो वो टाइम पीरियड कम नहीं होगा। ठीक है, भले ही कोर्ट 10 दिन बाद दे, पर आपको आवेदन करना पड़ेगा तो ही वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड किया जाता है ना। इसलिए ये लिखा हुआ है कि आवेदन किए जाने से पूर्व का तैयार करने में लगा समय एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, अपवर्जित नहीं किया जाएगा। तो डिक्री निर्णय को प्राप्त करने में जितना समय लगा वो सेक्शन 12 के अंतर्गत अपवर्जित हो जाता है। सेक्शन 13, आपने गरीब के रूप में, अकिंचन के रूप में ऑर्डर 33 के अंतर्गत वाद और अपील की इजाजत के लिए आवेदन किया। देखना ये सेक्शन 13 वाद और अपील पर ही लागू हो रहा है। तो वाद और अपील आप अकिंचन के रूप में लाए, आपने आवेदन किया कि मुझे अकिंचन के रूप में केस संस्थित करने दिया जाए, कोर्ट ने 2 महीने की टाइम पीरियड की छानबीन के बाद आपको अकिंचन नहीं माना, तो आप न्यायालय फीस चुका के नया वाद लेके आओगे क्योंकि आपका आवेदन खारिज हो गया। तो आपने अगर उसमें न्यायालय फीस दे दी तो यह माना जाएगा कि जिस दिन आपने अकिंचन के लिए आवेदन किया था उसी दिन आपका केस संस्थित कर दिया गया था, ये मान लिया जाएगा। ये सेक्शन 13 प्रोविजन करता है। सेक्शन 14 कहता है बिना अधिकारता वाले न्यायालय में आपने कोई कार्रवाई चला दी, मुझे पता नहीं था कि मेरा केस जयपुर में संस्थित किया जाना चाहिए और मैंने जयपुर की जगह जयपुर से सटे हुए सीकर में केस संस्थित कर दिया, तो मैंने सद्भावना पूर्वक ऐसे कार्रवाई चलाई थी, तो फिर मुझे वापस जब सीकर में आवेदन करना होगा तो पिछला जो आवेदन किया था और उसमें जो पता लगा जिस दिन से कि आवेदन इस कोर्ट में नहीं दूसरी जगह किया जाना चाहिए था, उतना टाइम पीरियड जहां उस पहले वाले न्यायालय में कार्रवाई चली उतना टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा सेक्शन 14 के अंतर्गत। बिना अधिकारता वाले न्यायालय में सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाइयों में लगे समय का अपवर्जन सेक्शन 14 करती है। सेक्शन 15 कहती है, सेक्शन 15 क्या कहती है, कुछ टाइम पीरियड को अपवर्जित करती है। सुनना, या तो आपके विरुद्ध कोई व्यादेश आया था, इंजंक्शन आया था कोई, या कोई ऑर्डर आया था जिसके कारण आप केस संस्थित करने से रोके गए थे।
कि जब किसी वाद में या डिक्री के निष्पादन के आवेदन में, किन किन पे लागू हो रहा है सेक्शन 15, वाद और डिक्री के निष्पादन के आवेदन पे, जिसको संस्थित किया जाना है किसी इंजंक्शन के द्वारा या ऑर्डर के द्वारा रोक दिया गया था, तो जितने टाइम तक वो इंजंक्शन या ऑर्डर प्रभावी रहा जिसके कारण आप केस संस्थित नहीं कर सके, उतना टाइम को अपवर्जित कर दिया जाएगा। या आपको कोई केस संस्थित करने से पहले कोई सरकार की मंजूरी प्राप्त करनी थी, सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी की सम्मति या मंजूरी लेनी थी, उतना टाइम पीरियड जितना आपने मंजूरी के लिए आवेदन किया, जिस दिन तक मंजूरी मिली उतना टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है। या आपने 80 सीपीसी की सूचना दी थी 2 महीने के टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड केस संस्थित करने के लिए जो सूचना दी और 2 महीने का नोटिस पीरियड था उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। या टाइम पीरियड बता रहा किस किस को एक्सक्लूड करेंगे। दिवालिया के मामले में एक स्पेशल टाइम पीरियड है कि किसी व्यक्ति नो जब कोई दिवालिया न्याय निर्णय करने की कार्रवाई में किसी को जिसको दिवालिया किया जाता है उस व्यक्ति के लिए रिसीवर या अंतरिम रिसीवर नियुक्त किया जाता है, तो उसको नियुक्त किए जाने से 3 माह की तारीख के अवसान के पश्चात आवेदन करने का लिमिटेशन शुरू होगा। जैसे मेरे से आपको किसी प्रकार का पैसा लेना था और मैंने खुद को दिवालिया घोषित करवाने के लिए न्यायालय में कार्रवाई चली, मेरे दिवालिया होने पे मेरी प्रॉपर्टी का एक रिसीवर नियुक्त होगा और मेरे से जिसको भी पैसा लेना था वो आवेदन करेगा, पैसे वसूली का जो भी वाद लेके आएगा, तो मेरा रिसीवर नियुक्त करने के 3 महीने बाद से वो टाइम पीरियड शुरू होगा। तो दिवालिया की स्थिति में रिसीवर की नियुक्ति के 3 माह बाद से टाइम पीरियड शुरू होगा। इतना टाइम पीरियड जिस दिन से रिसीवर नियुक्त हुआ और उससे 3 महीने बाद तक का टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है। जैसे दोबारा बोल देता हूं सेक्शन 15 में कि वाद का संस्थित किया जाना अगर व्यादेश आदेश से रोका गया था या वाद संस्थित करने के लिए सूचना या सरकार की पूर्व मंजूरी अपेक्षित थी, तो वहां पर उतना टाइम पीरियड जितना इंजंक्शन में के टाइम में लगा, कोई आदेश जब तक वैलिड रहा, कोई सूचना प्राप्त करी, कोई पूर्व मंजूरी प्राप्त करी, उतना टाइम एक्सक्लूड कर देंगे। या फिर आप दिवालिया के मामले में कोई रिसीवर या जैसे कंपनी के मामले में लिक्विडेटर नियुक्त किया जाता है, उन मामलों में वाद का लिमिटेशन टाइम की गणना करने में रिसीवर की नियुक्ति से लेकर 3 माह का समय समाप्त होता है, उतने टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, अपवर्जित कर दिया जाएगा। 16 वाद लाने का अधिकार प्रोद्भूत होने पर या होने के पूर्व मृत्यु हो जाती है तो क्या प्रभाव होगा। तो सिर्फ हेडिंग देख लेना, मुझे नहीं लगता यहां से कोई पूछा जाएगा, पर इसका सेक्शन 16 के अपवाद क्या क्या है ये पूछ लिया जाएगा कि सेक्शन 16 के 1 और 2 की कोई भी बात हक सुपाधिकारों को परिवर्तित कराने के वाद को लागू नहीं होती, स्थावर संपत्ति के संबंधित वादों को लागू नहीं होती और आनुवांशिक पद के कब्जे के वाद को लागू नहीं होती। तो वाद लाने का अधिकार प्रोद्भूत होने पर या होने के पूर्व मृत्यु हो जाती है तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो जैसे मान लो कि मेरे मरने पर या आपका कोई अधिकार प्रोद्भूत होता है, जैसे मेरे LIC है तो मैं मरूंगा तभी आप LIC का पैसा क्लेम करेंगे, मेरे बच्चे LIC का पैसा क्लेम करेंगे। तो मेरे मरने पे अगर मैं जिंदा रहता और मेरी LIC मैच्योर हो जाती और मैं पैसा क्लेम करता तो मैं मर गया तो मेरे बच्चे को भी उतना ही टाइम पीरियड मिलेगा जितना टाइम पीरियड मुझे मिलना चाहिए। तो यहाँ 16 की हेडिंग देख लो, अभी ज्यादा माथापच्ची करने का 16 में कोई सेंस नहीं है। 17 की हेडिंग बहुत पूछी जाती है कि कपट और भूल का क्या प्रभाव होगा। हेडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई डिक्री आदेश के निष्पादन में कपट या बल का प्रयोग किया गया था तो कपट से अगर कोई तथ्य छिपा लिया था या बल के द्वारा आपको वो तथ्य न्यायालय में नहीं लाने दिया गया था, तो जितने टाइम कपट आपको पता नहीं लगा उतना टाइम आपका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। या बल के प्रभाव से आप रुके हुए थे कि आपको जबरदस्ती कोर्ट ही नहीं आने दिया, तो जितने टाइम आपका के खिलाफ बल प्रभावी रहा उसके कारण आप कोर्ट में नहीं आ पाए, वो टाइम एक्सक्लूड कर देंगे। या वाद आप किसी ऐसे डॉक्यूमेंट पे ला रहे थे, उस डॉक्यूमेंट को आपसे छिपा लिया गया। जैसे मान लो कि आप फर्स्ट वेटिंग में रहते हो और आपको पता है कि कोई व्यक्ति जो नौकरी लगाए वो फॉल्स डॉक्यूमेंट के आधार पे लगाए और आपको वो पता नहीं था फॉल्स डॉक्यूमेंट का, और आप लिमिटेशन टाइम के बाद उसके खिलाफ केस लेके आते हो कि ये व्यक्ति फॉल्स डॉक्यूमेंट से लगा है, मैं फर्स्ट वेटिंग हूं, मेरा नौकरी का अधिकार है, मुझे मिलनी चाहिए ये नौकरी, इसको हटाओ। तो वहां आपको टाइम पीरियड गुजर गया वाद लाने का भले, पर आप कह सकते हो ये जो डॉक्यूमेंट मेरे से छिपाया गया था फॉल्स डॉक्यूमेंट, इसके कारण मैं वाद नहीं ला सका।
तो कोई डॉक्यूमेंट जो आपसे छिपाया, कोई कपट की, कोई भूल की, तो जब आपको को कपट का पता लगता है, जब बल प्रयोग समाप्त हो जाता है, उस तारीख से आप वाद संस्थित कर सकते हैं। पर बल के मामले में कपट या बल के बंद होने से 1 साल के अंदर मैक्सिमम टाइम पीरियड दिया जाएगा कि जहां बल या कपट का प्रभाव है, उससे 1 साल के अंदर ही आप वाद लेके आ सकते हो उस बल और कपट के समाप्त होने से। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि कपट का पता लगता है या बल प्रयोग बंद होता है, उससे 1 साल के अंदर ही आप आवेदन कर सकते हो सेक्शन 17 के अंदर का। पढ़ लेना, मैंने मेन पॉइंट बताया था क्वेश्चन कहां से बनेगा। सेक्शन 18 लिखित अभिस्वीकृति का क्या प्रभाव होगा। तो संपत्ति या अधिकार विषयक वाद या आवेदन में विहित काल की समाप्ति से पहले किसी ने रिटर्न में कोई चीज स्वीकार कर ली, तो वो एक नया टाइम पीरियड अराइज कर देगी। जैसे मैं आपसे, आप मेरे से कहते हो सर हम आपसे 100 रुपए मांगते हैं, मैंने कहा उस टाइम पीरियड था मांगने का, आपने कहा कि 100 रुपए दो सर हमारे, और 3 महीने के अंदर मांग सकते थे। आपने 3 महीने की समाप्ति से 1 दिन पहले मेरे से कहा सर 100 रुपए दो हमारे, मैंने कहा हाँ हाँ दे दूंगा, और मैंने रिटर्न में स्वीकृति दे दी कि हाँ मैं दे दूंगा। तो ये चीज एक नया लिमिटेशन टाइम अराइज कर देती है। तो कोई संपत्ति या अधिकार विषयक वाद या आवेदन के अवसान के पूर्व ऐसी संपत्ति या अधिकार विषयक दायित्व के बारे में रिटर्न में अभी स्वीकृति की है, तो उस पक्षकार द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसा संपत्ति का दावा किया गया था, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अपने अधिकार या दायित्व उत्पन्न करता है, या तो उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके विरुद्ध दावा किया था, या उससे किसी को अधिकार मिलता है, तो उसके विरुद्ध वह अभिस्वीकृति जो इस प्रकार हस्ताक्षरित की गई है एक नया लिमिटेशन काल प्रारंभ कर देगी। मैंने आपको रिटर्न में दे दिया, हाँ हाँ दे दूंगा, 100 रुपए आप मुझसे मांगते हैं, तो वो मुझे आपको 90 दिन का एक्स्ट्रा टाइम पीरियड, जिस दिन मैंने लिखित अभिस्वीकृति दी, नया टाइम पीरियड उसी दिन से शुरू हो जाता है। ये सेक्शन 18 बता रहा। सेक्शन 19 देखना कि ऋण लेके या वसीयत संपदा के ब्याज लेके संदाय का प्रभाव। आपने कोई ऋण ले रखा था या कोई संपदा के संबंध में ब्याज था चुकाना था, तो आप ऋण की एक किस्त दे देते हो या ब्याज की एक किस्त दे देते हो और ऐसा संदाय कर देते हो, तो उसी दिन से आपका नया लिमिटेशन काल प्रारंभ होता है। जैसे आपसे मुझे 1 लाख रुपए लेने थे, आपने 1 साल का लिमिटेशन था मेरे पास, और मैंने कहा कि भैया 11वें महीने में कि 1 लाख रुपए दे, आपने 10,000 रुपए चुका दिए, तो फिर मुझे 10,000 जिस दिन आपने एक किस्त भी भर दी, उस दिन से मुझे फिर 1 लाख 1 साल का टाइम पीरियड मिलेगा आपसे रिमेनिंग पैसे वसूल करने के लिए। तो ये सेक्शन 19 में ऋण लेके वसीयत लेके संपदा का क्या प्रभाव होगा। तो जो ऋण या वसीयत संपदा के संदाय के लिए दायी व्यक्ति होता है या उसका कोई एजेंट होता है, उसने ऋण के लिए संपदा के ब्याज लेके के लिए लिमिटेशन टाइम के समाप्ति से पूर्व ही कोई संदाय किया है, तो वहां से नया लिमिटेशन काल प्रारंभ हो जाएगा। आपने एक किस्त दी, उसी दिन से नया लिमिटेशन काल प्रारंभ हो जाता है। सेक्शन 20 बता रहा है कि ये पढ़ लेना भाई, इसके स्पष्टीकरण की कोई भूमि के लिए आपने किराया या उपज की प्राप्ति है, वो संदाय मानी जाएगी। ऋण के अंदर वह धन नहीं आता जो न्यायालय की डिग्री या आदेश के अधीन हो। ऋण के मतलब अंदर डिग्री के अधीन कोई धन दिया वो नहीं आएगा, भले वो इंस्टॉलमेंट में आपने दिया हो। 20 बता रहा है कि 18 और 19 के अंतर्गत जो अभिकर्ता स्वीकृति कर रहा है वो कौन होगा। तो 5 लोग होंगे, विधिक संरक्षक, सुपुर्दगार, प्रबंधक, अभिस्वीकृति हस्ताक्षर करने वाला, या ऐसा संरक्षक, सुपुर्दगार या प्रबंधक की तरफ से जो एजेंट होगा, वो 5 लोग क्या कर सकते हैं, स्वीकृति कर सकते हैं, उसकी तरफ से प्राधिकृत एजेंट माने जाएंगे। सेक्शन 21 की जब भी किसी वाद में नया वादी या प्रतिवादी जोड़ा जाता है, तो उसके जोड़ने का या हटाने का, या तो नया वादी जोड़ा जाता है या कोई एक वादी को हटा के उसके स्थान पर नया वादी प्रतिस्थापित किया जाता है, वादी या प्रतिवादी। तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो जोड़ा जाए तो जोड़ने की तारीख से यह माना जाएगा वो केस संस्थित किया गया था, और न्यायालय को लगे कि सद्भावना पूर्वक भूल थी तो वो पूर्व तारीख से ही मान लेगा, केस संस्थित कर देगा ये, परंतु पूर्ववर्ती तारीख से मानता है, अन्यथा यह माना जाएगा कि जिस दिन जोड़ा जाए उसी दिन से वाद संस्थित किया गया था। सेक्शन 21। सेक्शन 22 कहता है
चालू रहने वाले भंग या अपकृत्य की स्थिति में, तो ऐसा कोई चालू रहने वाला भंग है या अपकृत्य है, उसमें यह माना जाता है कि हर दिन जब वो भंग किया जाता है उसी दिन से नया लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाता है। उन मामलों में जहां प्रतिकर का वाद विशेष नुकसान पर ही मिले के बिना अनुयोज्य ना हो, तो वहां जब तक कि वो विशेष नुकसान नहीं हो जाता टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होता। जैसे मान लो कि ये घर गिरेगा तब ही मैं इसके लिए बीमा क्लेम कर सकता हूं, तो मेरा टाइम पीरियड तब से संगणित होगा जब ये घर गिर जाएगा, जब मुझे वो वस्तुतः नुकसान हो जाएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा घर तो अब बहुत जर्जर अवस्था में हो गया और आप मुझे दो, कि आपने नुकसान के दिन से लिमिटेशन काल प्रारंभ होना है, तो जब तक नुकसान नहीं हो जाता तब तक वो लिमिटेशन टाइम काउंटेबल नहीं होगा। 24 की ये जो टाइम पीरियड है इसकी गणना कैसे करेंगे, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर से की जाएगी। जो आप जनवरी फरवरी वाला देखते हैं ये ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है, इसके अनुसार ही लिमिटेशन टाइम पीरियड को काउंट करना है। सेक्शन 25 ईजमेंट क्या कहता है? सेक्शन 25 कहता है कि निर्माण के उपभोग का, चलो टाइम पीरियड का मैं 25-26 के साथ शेड्यूल 1 घंटे बाद क्लास लेके बता दूंगा, क्योंकि मुझे शेड्यूल भी पढ़ानी है, साथ में मुझे डिनर करके आना है, तो मैं डिनर कर आता हूँ। 25, 26, 27 पर डिनर के बाद हम चर्चा करते हैं। थैंक यू सो मच।